हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस। माई सेल्फ कमल। बेटा, हम जो क्लास 12 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें आज हम आगे बढ़ेंगे। बेटा, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि क्या होता है एंडोस्पर्म, क्या होता है एम्ब्रियो, यानी एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे बनता है, और एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट कैसे होता है, यानी मोनोकाट में एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट कैसे होता है और डाइकॉट में एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट कैसे होता है। ये चीज़ तो हम लोग कंप्लीटली समझ चुके हैं बेटा। अब हम आगे देखेंगे बेटा कि जो ओयूल होता है, ओयूल का क्या आगे जाकर के उसका फेट क्या होता है, फिर ओवरी का फेट क्या होता है। ये आपको पता ही है कि बेटा जो ओयूल होता है वो फर्टिलाइज होकर के सीड का फॉर्मेशन करता है, और फर्टिलाइज्ड ओवरी जो होती है वो फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। तो सबसे पहले हम सीड को देखेंगे बेटा कि सीड क्या चीज़ है। जैसा कि एनसीईआरटी ने भी पहले ही लिखा हुआ है बेटा, पहले ही लाइन में लिखा हुआ है बेटा कि एंजियोस्पर्म में सीड जो है फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। साफ साफ लिखा हुआ है बेटा, ठीक ना। वो सीड क्या चीज़ है बेटा, सीड क्या चीज़ है, सीधा सीधा एक लाइन में बात करना है बेटा कि जो एंजियोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म में सीड क्या होता है, वो फाइनल प्रोडक्ट होता है। यानी ये सीड क्या चीज़ है, सीड इज ए फर्टिलाइज्ड सीड क्या है बेटा, वो फर्टिलाइज्ड ओयूल है एंड फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीड क्या है बेटा, वो फाइनल प्रोडक्ट होता है एंडोस्पर्म का, और वो फर्टिलाइज्ड ओयूल होता है बेटा। फर्टिलाइज्ड ओयूल क्या है बेटा, ये इंटेगुमेंटेड होता है बेटा। इसमें पता है कि ये एम्ब्रॉय सैक होता है जिसके अंदर बेटा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है, और वो फर्टिलाइज हो जाता है। फर्टिलाइज होने के बाद तीनों जो एंटीपोडल सेल थे वो डीजनरेट हो जाते हैं, 2 जो सिनर्जिड सेल थे वो डीजनरेट हो जाते हैं। सिर्फ बचता है आपका जाइगोट और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। इन दोनों का रोल क्या होता है वो हम बता चुके हैं। अब जब सीड बन जाता है बेटा, तो सीड में कितने पार्ट होते हैं, इस चीज़ को समझ लो बेटा। सिंपल से एक फ्लो डायग्राम में हम इसको समझेंगे बेटा। सीड जो होता है, सीड के 2 पार्ट होंगे बेटा। एक होता है बेटा उसका सीड कोट होता है, और उसके अंदर का जो वाला हिस्सा होता है, अंदर वाला जो हिस्सा होता है बेटा, उसको हम कर्नेल कहते हैं, ठीक ना। जैसे आम के बीज को आप लीजिए बेटा, आम के बीज को लीजिए, उसके ऊपर एक टफ कवरिंग होती है, फिर उसके अंदर एक कवरिंग जो टफ कवरिंग होती है उसको सीड कोट कहते हैं, फिर उसके अंदर वाला जो हिस्सा होता है बेटा उसको हम कर्नेल कहते हैं। क्लियर। जो सीड कोट होता है बेटा, इस सीड को जो ओयूल की बाहर लेयर होती है जिसको हम इंटेगुमेंट कहते हैं, ये जनरली 2 होती है, किसी प्लांट में ये सिंगल होती है। तो जिसमें दो इंटेगुमेंट होता है, तो एक आउटर इंटेगुमेंट होगा, एक इनर इंटेगुमेंट होगा। तो जो सीड कोट होता है बेटा, सीड कोट में एक जो आउटर इंटेगुमेंट है, आउटर इंटेगुमेंट जो होती है, आउटर इंटेगुमेंट वो क्या बनाती है बेटा, वो बनाती है टेस्टा, ठीक ना। जो आम के ऊपर की जो टफ कवरिंग होती है उसको टेस्टा कहते हैं। उस टफ कवरिंग को हटा दोगे तो अंदर जो सीड होता है, सीड के ऊपर एक पतली सी और लेयर होती है जो इनर इंटेगुमेंट के द्वारा बनती है, ठीक ना। जो इनर इंटेगुमेंट के द्वारा बनती है उसको बेटा हम कहते हैं बेटा टेगमेन, ठीक ना, टेगमेन। ये दो सीड की परत होती है बेटा, एक होती है टेस्टा, एक होता है टेगमेन। याद रखिएगा बेटा, ठीक ना। तो जो टेस्टा होता है उसको आउटर इंटेगुमेंट बनाता है, और जो टेगमेन होता है उसको इनर इंटेगुमेंट बनाता है। अब आते हैं सीड में, चलते हैं बेटा। तो सीड का जो पूरा का पूरा सीड का हिस्सा होता है उसको हम बेटा क्या कहते हैं, उसको कर्नेल कहते हैं। इसमें कुल 3 पार्ट होते हैं। एक होता है बेटा पेरीस्पर्म होता है, पेरीस्पर्म क्या होता है आगे देख लेंगे बेटा। और होता है, एक होता है बेटा एंडोस्पर्म। इसको हम बता ही चुके हैं बेटा कि जो पोलर न्यूक्लियाई होता है, पोलर न्यूक्लियाई का ट्रिपल फ्यूजन के बाद ये जो पेन बनता है, पेन लगातार मल्टीप्लाई करके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है, ठीक। फिर उसके बाद होते हैं बेटा कॉटिलीडन्स होता है, ठीक ना, कॉटिलीडन्स होता है। अब जो कॉटिलीडन्स होते हैं बेटा, कॉटिलीडन्स में 2 पार्ट होते हैं। एक होता है एम्ब्रियोनल एक्जिस होता है बेटा, एम्ब्रियोनल एक्जिस होता है, इसको हम एम्ब्रियोनल लीव्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना, एम्ब्रियोनल लीव्स भी कहते हैं। दूसरा होता है बेटा जो
माफ़ कीजिएगा मैंने थोड़ा सा गलत लिखा, कॉटिलीडन्स नहीं एम्ब्रियो होता है बेटा, ठीक ना, एम्ब्रियो होता है यहाँ पर, कर्नेल में यहाँ पर क्या होगा बेटा, एम्ब्रियो होगा, ठीक ना, एम्ब्रियो। पेरिस्पर्म, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो के हम 3 पार्ट को देख रहे हैं, नॉट कॉटिलीडन्स, ठीक ना, क्योंकि एम्ब्रियो का एक पार्ट होता है कॉटिलीडन्स, ठीक ना। तो एम्ब्रियो में क्या होता है बेटा, एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, और ये एम्ब्रियोनल एक्सिस के 2 पार्ट होते हैं बेटा। आपको पता है कि एक जो रूट वाले हिस्से को बनाता है उसको हम रेडिकल कहते हैं, और एक जो सूट वाले हिस्से को बनाता है उसको हम प्लूम्यूल कहते हैं। क्लियर बेटा, जो रेडिकल को बनाता है, जो रूट को बनाता है उसको रेडिकल कहते हैं, जो प्लूम्यूल को जो सूट को बनाता है उसको हम प्लूम्यूल कहते हैं। एम्ब्रियो का जो दूसरा भाग होता है बेटा वो होता है आपका कॉटिलीडन्स होता है, ठीक ना, कॉटिलीडन्स होता है, कॉटिलीडन्स होता है, ठीक ना, ये कॉटिलीडन्स। अब ये कॉटिलीडन्स जो होते हैं बेटा, कॉटिलीडन्स 2 प्रकार के होते हैं। अगर वो डाइकॉट में होगा तो उसमें 2 कॉटिलीडन्स दिखाई देंगे बेटा, ठीक ना। अगर वो डाइकॉट में होगा तो उसमें 2 कॉटिलीडन्स दिखाई देते हैं। अगर वो मोनोकॉट होता है तो उसमें सिर्फ सिंगल कॉटिलीडन्स होता है, जो सील्ड शेप का होता है, उसको हम स्कुटेलम कहते हैं। भूलिएगा मत बेटा, ये फ्लो चार्ट आप बना लीजिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि जो सीड होता है, सीड में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सीड कोट होता है, दूसरा होता है कर्नेल होता है, ठीक ना। फिर उसमें आउटर इंटेगुमेंट होता है, फिर इनर इंटेगुमेंट होता है। आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट जो है 2 प्रकार के सीड कोट बनाता है, एक टेस्टा बनाता है, एक टेगमेन बनाता है, ठीक ना। कर्नेल जो है बेटा वो पेरिस्पर्म बनाता है। पेरिस्पर्म क्या होता है बेटा, हम आगे देखेंगे पेरिस्पर्म क्या होता है, ठीक ना। परसिस्टेंट रेजिडुअल न्यूसेलस, जो न्यूसेलस होता है बेटा, जब एम्ब्रॉय सैक डेवलप हो रहा होता है तो उसी को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। आगे देखते हैं बेटा, ठीक ना। अगर ये बच जाता है तो उसी को कहते हैं पेरिस्पर्म कहते हैं। ये होता है बेटा एंडोस्पर्म होता है, आपको पता है, इसको समझा ही चुके हैं अगले वाले पहले वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में। और एम्ब्रॉय जो होता है, एम्ब्रॉय के 2 पार्ट होते हैं, एम्ब्रॉयनल लीव्स होता है और कॉटिलीडन्स होते हैं। तो एम्ब्रॉयनल लीव्स में 2 पार्ट होते हैं बेटा, एक जो रूट वाले हिस्से को बनाता है उसको रेडिकल कहते हैं, एक जो सूट वाले हिस्से को बनाता है उसको प्लूम्यूल कहते हैं। ये चीज़ तो आपको बेटा यहाँ पर क्लियर हुई। अब हम देखते हैं बेटा, अब हम देखते हैं कि जो सीड होता है, अब ये थोड़ा सा हम पेरिस्पर्म को देख लेते हैं बेटा, पेरिस्पर्म क्या चीज़ है, ठीक ना, पेरिस्पर्म क्या चीज़ है। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि सीड कितने प्रकार का होता है। सीड अगर जो एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को ये एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इतना तो हमें पता ही है, ठीक ना। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है। तो डेवलपिंग एम्ब्रियो के दौरान यदि एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, सुनिएगा बात को, डेवलपिंग एम्ब्रियो के दौरान यदि एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है तो उसको हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या फिर नॉन एल्बुमिनस सीड कहते हैं, या फिर एक्स एल्बुमिनस सीड्स कहते हैं। यदि एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम ना हो पाए तो उसको हम एल्बुमिनस सीड कहते हैं। तो अभी तो हम एल्बुमिनस पहले तो समझ लेते हैं कि नॉन एल्बुमिनस सीड क्या चीज़ है। नॉन एल्बुमिनस या फिर इसको हम एक्स एल्बुमिनस सीड क्या चीज़ होता है, ठीक ना। पहले इसको समझ लेते हैं बेटा, नॉन एल्बुमिनस सीड क्या होता है या फिर एक्स एल्बुमिनस सीड्स क्या होता है। दोज सीड्स इन विच नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म is found because it completely consumed during embryo डेवलपमेंट। इसको समझिएगा बेटा, देखिए ये क्या बता रहा है बेटा, एक्चुअल में होता क्या है इसमें
कि जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है, आपको पता है कि पहले वो फ्री न्यूक्लियर फॉर्म में होता है, फिर सेलुलर फॉर्म में होता है। हमने आपको एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के 3 टाइप्स को भी बताया है बेटा। पहले वो फ्री न्यूक्लियर फॉर्म में होता है, पहले एंडोस्पर्म ही तो मल्टीप्लाई स्टार्ट करता है। एंडोस्पर्म जब कंटिन्यू मल्टीप्लाई करके एक सफिशिएंट अमाउंट में बन जाता है, तब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू होता है। तो एम्ब्रियो जो जाइगोट का डेवलपमेंट शुरू होता है, तो जाइगोट जब एम्ब्रॉय में डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उसको जरूरी न्यूट्रिशन की सप्लाई एंडोस्पर्म करता है। तो जब तक एम्ब्रियो डेवलप होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान कंप्लीटली एंडोस्पर्म को वो कंज्यूम कर जाता है, उसको ख़त्म कर जाता है। तो उसमें एंडोस्पर्म बिल्कुल नहीं बचता ऐसे सीड में। उन सीड को कहते हैं बेटा हम नॉन एल्बुमिनस या एक्स एल्बुमिनस सीड उसको हम कहते हैं बेटा, ठीक ना। नॉन एल्बुमिनस या एक्स एल्बुमिनस सीड उसको हम कहते हैं। तो इसका बेटा एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने जो दे रखा है बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा। पी, ठीक ना, पी दे रखा है बेटा ग्राउंड नट एंड बीन्स, पी ग्राउंड नट बीन्स, ठीक ना। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा, भूलिएगा नहीं, ठीक ना। परंतु कुछ ऐसे भी सीड होते हैं जिनका एम्ब्रॉय कंप्लीटली एंडोस्पर्म को कंज्यूम नहीं कर पाता है, उसमें कुछ न कुछ रेजिडुअल एंडोस्पर्म पड़े रह जाते हैं। तो ऐसे सीड को हम कहते हैं बेटा एल्बुमिनस सीड, ठीक ना। ऐसे सीड को हम कहते हैं एल्बुमिनस सीड कहते हैं, ठीक ना। ऐसे सीड को हम एल्बुमिनस सीड कहते हैं। इसको क्या लिखेगा बेटा, दीज सीड्स which retain parts of endosperm is not completely consumed during embryo development. These residual एंडोस्पर्म, इसको हटा ही देते हैं बेटा, बस ऐसे ही डायरेक्टली लिखो बेटा। अभी तो वो पेरिस्पर्म में ये वर्ड यूज़ करेंगे, सॉरी फॉर इट, ठीक ना। ये अभी इतना डेवलपमेंट एग्जाम्पल लिख देते हैं डायरेक्टली, ठीक ना। एग्जाम्पल, यार ये कपड़ा गीला, चलो इसका एग्जाम्पल नोट कर लो बेटा, इसका एग्जाम्पल, ठीक ना। एग्जाम्पल जो दिया है बेटा, मेज, बार्ली, व्हीट, कैस्टोर, ठीक ना। ये तीनों के तीनों क्या है बेटा, ये तीनों के तीनों मोनोकॉट हैं। कैस्टोर क्या है बेटा, ये डाइकॉट है, ठीक ना। कैस्टोर क्या है, वो डाइकॉट है बेटा, ठीक ना। ठीक, क्लियर बेटा, समझ में आ रहा है ना। देखो एक्चुअली इसमें होता क्या है कि ऐसा सीड जिसके अंदर जो एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट हो रहा है, और वो एम्ब्रॉय का जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उसका एंडोस्पर्म कंप्लीटली वो कंज्यूम नहीं कर पाता है उसका एम्ब्रॉय, तो उसमें कुछ ना कुछ एंडोस्पर्म बचा रह जाता है। उस एंडोस्पर्मिक सीड को हम क्या कहते हैं बेटा, हम एल्बुमिनस सीड कहते हैं। भूलिएगा नहीं बेटा, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक ना। एग्जाम्पल मत भूलिएगा, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल आपको याद रखना है बेटा, ठीक ना। चलो अब जो एम्ब्रॉय के अंदर जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जिसको हम कहते हैं जनरली किसी सीड में वो पड़ी रहती है बेटा, उसको हम कहते हैं पेरिस्पर्म, ठीक ना। पेरिस्पर्म क्या चीज़ होता है, इसको ज़रा समझ लेते हैं। पेरिस्पर्म क्या चीज़ है, इम्पॉर्टेंट है बेटा, एग्ज़ाम में ये पेरिस्पर्म पूछा गया है बेटा, ठीक ना। इम्पॉर्टेंट चीज़ पेरिस्पर्म, ठीक। चलो पेरिस्पर्म को देखते हैं। पेरिस्पर्म क्या चीज़ है, पेरिस्पर्म in some seeds such as black pepper and beet, चुकंदर जिसको कहते हैं बेटा, ठीक ना। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भूलने का नहीं बेटा।
रेमनेंट न्यूसिलस, रेमनेंट न्यूसिलस, न्यूसिलस कैसा होता है बेटा? डिप्लॉयड होता है ओवरी के अंदर, ये भी मत भूलना बेटा, ठीक ना। न्यूसिलस जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, ठीक ना। न्यूसिलस आर आल्सो परसिस्टेंट, आर आल्सो परसिस्टेंट, ठीक ना। ये उसमें बचा रह जाता है, ठीक ना। दीज persistent nucellus, this persistent nucellus is called पेरीस्पर्म, पेरीस्पर्म। एग्जाम्पल मत भूलना बेटा, ठीक ना। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे एनसीईआरटी में आपको दिखाया बेटा, एक एनाट्रोपस ओयूल के बारे में ये बताया ही है बेटा, ठीक ना। एनाट्रोपस ओयूल के बारे में बताया ही था बेटा। ये मेगास्पोरेंजियम से निकला हुआ उसका प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से आता है, ये फनिकल है, फनिकल यहाँ पर हाइलम से आकर के जुड़ता है, और यहीं पर बेटा क्या होता है यहीं पर उसका एम्ब्रॉयसाइक होता है। तो इसी के चारों तरफ एक ऐसी सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है बेटा, ठीक ना। डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है, डेवलपिंग एम्ब्रॉयसाइक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, नॉट एम्ब्रियो, एम्ब्रॉयसाइक को। ये चीज़, ये वर्ड से कंफ्यूज मत होना। एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, और एम्ब्रॉयसाइक को, डेवलपिंग एम्ब्रॉयसाइक को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है कौन? न्यूसिलस, ठीक ना। तो ये न्यूसिलस को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, तो जब एम्ब्रॉयड डेवलप होता है तो न्यूसिलस भी कुछ बचा रह जाता है कुछ सीड्स में, ठीक ना। न्यूसिलस ये कुछ सीड्स में बचा रह जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? पेरीस्पर्म कहते हैं बेटा, ठीक ना। पेरीस्पर्म कहते हैं, इसको भूलिएगा नहीं बेटा, ठीक ना, इसको भूलिएगा नहीं। अब आगे देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं सीड डॉर्मेंसी क्या चीज़ है बेटा, ठीक ना। सीड डॉर्मेंसी, चलिए सीड डॉर्मेंसी देखते हैं बेटा, नोट करते जाइएगा बेटा सारी चीज़ें, ठीक। चलिए आगे देखते हैं सीड डॉर्मेंसी क्या चीज़ है, ठीक। सीड डॉर्मेंसी, सीड डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी का मतलब है इनएक्टिविटी, इनएक्टिव, ठीक ना। डॉर्मेंसी का मतलब होता है बेटा इनएक्टिव। देखो बेटा, सीड क्या होता है, सीड अगर सुप्तावस्था में चला जाए, डॉर्मेंसी का मतलब है कि सुप्तावस्था में चला जाए, इनएक्टिव फेज में चला जाए, नॉट डेड, ठीक ना, इनएक्टिवेट हो जाए, तो उसको कहते हैं बेटा हम सीड डॉर्मेंसी। ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि जब सीड कंप्लीटली मैच्योर हो जाता है तो सीड के अंदर का मॉइस्चर कंटेंट खत्म हो जाता है, और मॉइस्चर कंटेंट कम होने की वजह से उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो पड़ जाती है, जिससे क्या होता है, सीड वो डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है। इसको कहते हैं बेटा हम क्या? सीड डॉर्मेंसी कहते हैं। नोट कीजिएगा बेटा इसको भी, क्या लिखा है बेटा? मैच्योर सीड, मैच्योर सीड्स, मैच्योर सीड, इट्स वाटर कंटेंट, इट्स वाटर कंटेंट। बेटा वर्ड समझ में ना आए इसलिए मैं बोलता भी रहता हूँ बेटा, ठीक ना। वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड, इट रिड्यूस्ड एंड सीड बिकम ड्राई, एंड सीड बिकम ड्राई। लगभग आप कह सकते हो कि बेटा लेस देन 14%, या फिर एवरेज अगर लिया जाए तो बेटा उसमें जो एनसीईआरटी ने दिया है 10 से 15%, ठीक ना। लेस देन 14% या 10 से वो 15% आ जाता है बेटा, ठीक ना। ड्राई हो जाता है बेटा, ठीक ना। ड्राई हो जाता है मतलब इतना उसके अंदर इतना मॉइस्चर रहेगा बेटा, ठीक ना, इतना उसके अंदर मॉइस्चर रहेगा। अगर 14% से अगर उसके अंदर मॉइस्चर कम आता है, टोटल उसका अगर वेट लिया जाए सीड का, तो उसमें अगर 14% से अगर उसका वाटर कंटेंट कम आ जाता है तो वो सीड डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है, ठीक ना बेटा, डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है, ठीक ना। सीड बिकम ड्राई एंड मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, ठीक ना। ऐसा सीड जो होता है बेटा ड्राई हो जाएगा और वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं बेटा? मेटाबॉलिकली इनएक्टिव एंड कॉल्ड, ठीक ना, एंड कॉल्ड सीड डॉर्मेंसी।
इसको बेटा क्या कहते हैं इसको कहते हैं बेटा सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी के लिए बेटा जो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो मेनली कौन सा होता है बेटा, वो एब्सिसिक एसिड हार्मोन्स होता है बेटा, ठीक ना। वो एब्सिसिक एसिड वो मेन हार्मोन्स होता है सीड डॉर्मेंसी के, जो डॉर्मेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक ना। अब सीड डॉर्मेंसी के एक मिनट बेटा, सॉरी। एक्चुअली सीड डॉर्मेंसी का अपना एक अलग एडवांटेज है बेटा, ठीक ना, बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक ना। एडवांटेज भी नोट कर लेते हैं बेटा। एडवांटेज ऑफ सीड डॉर्मेंसी, सीड डॉर्मेंसी का भी अपना एक एडवांटेज है बेटा। क्या क्या एडवांटेज होता है बेटा, ठीक ना। इट रिड्यूस द कंपटीशन एमंग प्लांट्स, इट रिड्यूस द कंपटीशन एमंग प्लांट्स। देखो बेटा क्या होता है, अगर मान लेते हैं अगर किसी प्लांट में अगर सीड लगा, फ्रूट लगा, सीड अगर वहाँ से मैच्योर हो गया, मैच्योर होने के बाद सीड अगर गिर गया और वो डॉर्मेंट स्टेज में ना जाए, यानी वो इनएक्टिव स्टेज में ना जाए, वहीं पर गिरेगा, वहीं पर उग जाएगा, तो उस जगह पर रिसोर्सेज, जिस जगह पर वो प्लांट जो मदर प्लांट होगा उसके लिए, वहाँ पर जो उसके जो नेक्स्ट जनरेशन के जो प्लांट आएंगे उसके लिए क्या होगा बेटा, वहाँ पर वो भी उग जाएंगे। तो वहाँ रिसोर्सेज तो लिमिटेड होंगी, रिसोर्सेज लिमिटेड होंगी, इस वजह से वहाँ पर उस रिसोर्सेज के लिए कॉम्पिटिशन होगा। तो कंपटीशन होगा, इस वजह से क्या होता है बेटा कि सीड डॉर्मेंट स्टेज में जाता है, वहां पर गिरता है किसी न किसी माध्यम से, वो एनिमल के माध्यम से, वाइंड के माध्यम से, या फिर वाटर के माध्यम से। अभी देखेंगे सीड डिस्पर्सल का माध्यम भी देखेंगे बेटा कि किसी न किसी माध्यम से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जब वहाँ जा कर के उगते हैं तो बेटा एक उनकी नई कॉलोनी भी कहीं और जगह विकसित हो जाती है। इस वजह से ये डॉर्मेंट स्टेज में जाते हैं, जिससे कि कंपटीशन को क्या किया जाता है बेटा, रिड्यूस कर दिया जाता है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, सीड का स्टोरेज कर लिया जाता है। एग्रीकल्चर में क्या होता है कि गेहूँ बोया जाता है, धान बोया जाता है बेटा, तो उसमें होता क्या है, आप लोग जानते हो कि गेहूं धान की बुआई होती है, फिर उसको इकट्ठा कर, अगर वो तुरंत फिर उग जाएगा तो उसका स्टोरेज फिर हमारे लिए पूरे एक साल का खाना कहाँ से मिलेगा। तो इस वजह से सीड डॉर्मेंसी से क्या होगा, उसका स्टोरेज किया जा सकता है, आसानी से स्टोरेज होता है, इसकी वजह से हमें फूड भी मिल जाता है और नेक्स्ट फार्मिंग के लिए, नेक्स्ट खेती के लिए उसको हम उपयोग में भी ला सकते हैं बेटा, ठीक ना। स्टोरेज ऑफ सीड इज प्रोलॉन्ग्ड, स्टोरेज ऑफ सीड इज प्रोलॉन्ग, ठीक ना। स्टोरेज ऑफ सीड इज प्रोलॉन्ग, इट इज सर्वाइवल, ये क्या है बेटा, इट इज सर्वाइवल मैकेनिज्म। अब ये सर्वाइवल मैकेनिज्म क्या होगा बेटा, आपको पता ही है बेटा। देखो अगर क्या होता है, मौसम हमेशा परिवर्तित होता रहता है बेटा, ठीक ना, मौसम हमेशा परिवर्तित होता रहता है। अभी सीड अगर बन मैच्योर होकर के गिरा और वहाँ से तुरंत जर्मिनेट हो गया, तो गर्मी का मौसम है इस समय, गर्मी के मौसम में क्या होगा, उसको ना मॉइस्चर मिलेगा, ना ही उसको ऑक्सीजन तो मान लो मिल जाएगा, उसको मॉइस्चर ना मिलेगा, ना ही उसको सूटेबल टेम्परेचर मिलेगा। मॉइस्चर और सूटेबल टेम्परेचर न मिलने के कारण अगर वो जर्मिनेट कर भी गया तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा, और ग्रो नहीं कर पाएगा तो वो मर जाएगा। तो इसलिए क्या करना होता है बेटा कि वो इनएक्टिव स्टेज में चला जाएगा, वो कहीं ना कहीं मरणासन अवस्था में बिल्कुल पड़ा रहेगा। फिर क्या होगा, जैसे ही बारिश होगी, सूटेबल टेम्परेचर आएगा, उसको प्रॉपर मॉइस्चर कंटेंट मिल जाएगा, उसको ऑक्सीजन मिल जाएगा, सूटेबल टेम्परेचर मिल जाएगा, वहाँ पर वो ग्रो कर जाएगा। तब तक रूट डेवलप हो जाएंगी, नीचे उसकी रूट चली जाएंगी, कैपिलरी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, आसानी से उसकी एक नई जनरेशन तैयार हो जाएगी। इस वजह से इसके अंदर एक सर्वाइवल मैकेनिज्म भी ये डेवलप हुआ है बेटा, ठीक ना। देखो और इसी वजह से ये एडवर्स कंडीशन को पास भी कर लेता है। सपोज अगर 6 महीने गर्मी पड़ रही है, 4 महीने गर्मी पड़ रही है, तो आज वो सीड बनकर के तैयार हुआ, तो इस 4 महीने को आसानी से डॉर्मेंट स्टेज में रह करके पार कर सकता है, जिससे जब अगली बरसात आएगी तो उसमें उग सकता है। तो यानी कहने का मतलब है कि ये एडवर्स कंडीशन को पास भी कर सकता है। तो अगली लाइन लिख लीजिएगा बेटा, सीड कैन पास थ्रू एडवर्स सिचुएशन
एडवर्स सिचुएशन यानी विपरीत परिस्थितियों को भी ये पार करके नेक्स्ट जब उसके लिए सूटेबल सिचुएशन आएगी तब उसमें वो चला जाएगा बेटा, ठीक ना। इसको नोट करो बेटा आप लोग, ठीक ना, इसको नोट करो, मिटाते हैं, ठीक। चलो अब अगला एडवांटेज क्या होगा बेटा, सीड डॉर्मेंसी का अगला एडवांटेज को देखते हैं बेटा, नोट कर लिया ना इसको। चलो एक और चीज बेटा, अभी वो सीड डिस्पर्सल में समझते हैं कि कैसे सीड डिस्पर्सल होता है, उसमें भी हम समझेंगे इसको बेटा, ठीक ना। प्रिवेंट द इन सीटू जर्मिनेशन, इंपॉर्टेंट चीज बेटा, प्रिवेंट द इन सीटू जर्मिनेशन दैट इज विविपैरी क्या चीज़ है बेटा, इन सीटू जर्मिनेशन। सीड डॉर्मेंसी का एक अगला एडवांटेज क्या है बेटा, वो इन सीटू जर्मिनेशन है। क्या है बेटा, वो विविपैरी। इसको भी समझ लीजिए बेटा क्या चीज़ होता है बेटा, विविपैरी इज ए कंडीशन वेयर बाई विविपैरी is a condition where viviparity is condition where by the embryo the young plant within the seed, the young plant, दूर तो नहीं गया, the young plant विद इन द सीड, ठीक ना। सीड के अंदर ही अगर मान लीजिए एम्ब्रियो है तो उसके अंदर यंग प्लांट तो होगा ही, ठीक ना। विद इन द सीड ग्रो फर्स्ट टू ब्रेक थ्रू द सीड कोट को कौन बनाता है बेटा, जो इंटेगुमेंट होता है, ठीक ना, ओयूल का सीड कोट। देन आउट ऑफ द सीड वाल, जो सीड वाल होती है बेटा, टेस्टा जिसको कहते हैं, ठीक ना, सीड वाल वाइल स्टिल अटैच्ड to the parent root, while still attached to the parent plant। अब देखो बेटा इसमें होता क्या है बेटा, ठीक ना, जैसे समझिएगा बेटा, मैंने कहा कि चलो एक आम का पेड़ लगा हुआ है, बार आम का सीजन चल रहा है तो आम का एग्जाम्पल लेंगे ना, मुंह में पानी ना आए, ठीक। चलो आप सबके घर पे आता होगा, इस समय आम का सीजन आ चुका है, सबके बगीचे में आम लग गए होंगे, ठीक ना। अभी कच्चा तोड़ के खा रहे हो, गलत करते हो, कच्चा मत खाना, ठीक ना, उसको मैच्योर हो जाने दो ताकि अगली जनरेशन के लिए सीड बन जाए। चलो समझते हैं इसको। एक्चुअली होता क्या है, मैंने कहा कि आम का फल लगा है और आम के फल में उसके अंदर बीज है और उस बीज के अंदर क्या है, लाइफ है, एम्ब्रियो के फॉर्म में। अगर वो पेरेंट प्लांट में ही लगा है और एम्ब्रियो जो है पेरेंट प्लांट में लगे ही जर्मिनेट करना शुरू कर जाए और वहाँ से वो जर्मिनेट करना शुरू कर जाता है तो उसी को कहते हैं विविपैरी। तो सीड डॉर्मेंसी जो है बेटा, विविपैरी को भी प्रिवेंट करता है, ये प्रिवेंट करता है। वही चीज़ लिखा हुआ है बेटा, ठीक ना, कि विविपैरी को यानी इन सीटू जर्मिनेशन यानी विविपैरी को ये प्रिवेंट करता है। विविपैरी एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर एम्ब्रॉय जो होता है बेटा, जो यंग प्लांट वो सीड के अंदर ही लगा हुआ है बेटा, पहले ग्रो करता है, फिर ब्रेक करता है कौन सी, सीड कोट को, फिर उसके बाद सीड वाल को, सीड कोट को ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद वो वहीं से ग्रो कर जाएगा, जबकि वो प्लांट जो फ्रूट है, जो सीड है, वो पेरेंट प्लांट में ही लगा रहता है। तो इस कंडीशन को भी ये प्रिवेंट करता है। लेकिन क्या विविपैरी किसी प्लांट में देखने को मिलती है, ठीक ना। हाँ, विविपैरी एक मैंग्रूव बेटा, ठीक ना, समुद्र के किनारे बेटा हाइड्रोफिटिक प्लांट होते हैं, समुद्र के किनारे ऐसे प्लांट में विविपैरी देखने को मिलता है बेटा, ठीक ना, ये विविपैरी देखने को मिलता है। तो ये था बेटा हमारा एडवांटेज ऑफ सीड डॉर्मेंसी, ठीक ना। सीड डॉर्मेंसी का एडवांटेज ये हमने देख लिया। हमने बेटा अब तक देखा बेटा, क्या देखा, सीड क्या होता है, सीड के कितने पार्ट होते हैं बेटा, एल्बुमिनस सीड क्या होता है, नॉन एल्बुमिनस सीड क्या होता है। अब देख लिया हमने
पेरिस्पर्म देखा, सीड डॉर्मेंसी देख लिया बेटा, ठीक ना, सीड डॉर्मेंसी देख लिया। अब देखते हैं बेटा हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग फ्रूट को देखेंगे बेटा, ठीक ना। फ्रूट एक्चुअली जो फ्रूट होता है ना, फ्रूट तो कई प्रकार के होते हैं, ठीक ना, सिंपल फ्रूट, कंपाउंड फ्रूट, जिसमें ड्रूप वगैरह आते हैं सिंपल में। अब एक काम करेंगे, आपको एक शीट दे देंगे बेटा, वो जो फ्रूट का जो क्लासिफिकेशन है बेटा, वो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे कभी एग्जाम में तो ऐसा पूछा नहीं गया है, मैंने कभी ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं, लेकिन इनकेस अगर वो टाइप्स ऑफ फ्रूट में अगर वो चला भी जाता है, ताकि आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन रहे, आप उस क्वेश्चन को कवर कर सकें बेटा, ठीक ना। अब देखेंगे बेटा हम लोग क्या, फ्रूट किससे बना है बेटा, फ्रूट आपको पता ही है बेटा, फ्रूट फर्टिलाइज्ड ओवरी से बना है बेटा, ठीक ना, फ्रूट फर्टिलाइज्ड ओवरी से बना है। यानी कि कहने का मतलब है बेटा कि जो ओयूल जो है, ओयूल क्या बनाया था, ओयूल सीड को बनाया था, और ओवरी क्या बनाया था, ओवरी ने फ्रूट को बनाया था। तो ओयूल कहाँ था, अंदर था, किसके अंदर था, ओवरी के अंदर था, ठीक ना। जैसे मैंने कहा, ये देखो, ये जो एनाट्रोपस ओयूल का स्ट्रक्चर बार बार मैं बना रहा हूँ, ठीक ना, यहीं पर क्या था बेटा, यहीं पर ओयूल था, ये ओयूल था, ये ओवरी है। तो यहाँ से यहाँ वाला हिस्सा जो होता है बेटा, यहाँ से यहाँ वाला जो हिस्सा होता है, वही जो होता है बेटा, ठीक ना, वही फ्रूट बना लेता है, और ये वाला सीड बना लेगा। तो फर्टिलाइज्ड ओयूल सीड को बनाता है, फर्टिलाइज्ड ओवरी फ्रूट को बनाता है, ठीक ना। तो आप जो ओवेरियन वाल को ही तो खाते हो, ठीक ना, ओवेरियन वाल को ही खाते हो, ठीक। चलो क्या लिखा है बेटा, ठीक ना, क्या लिखा है फ्रूट को, फर्टिलाइज्ड ओवरी डेवलप्ड इनटू फ्रूट, फर्टिलाइज्ड ओवरी डेवलप्ड इनटू फ्रूट। जो फर्टिलाइज्ड ओवरी होती है बेटा, वही फ्रूट में डेवलप हो जाती है बेटा, ठीक ना। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओयूल इनटू सीड, ये तो हमें पता ही है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओयूल into seed and ovule into seed and ovary into fruit and ovary into fruit are simultaneously यानी कि बेटा जैसे जैसे सीड का डेवलपमेंट होता चला जाएगा, वैसे वैसे फ्रूट का भी डेवलपमेंट होता रहेगा। यानी ये दोनों एक साथ चलने वाली प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि पहले सीड बनेगा फिर बाद में फ्रूट बनेगा, ठीक ना, ऐसा नहीं होता है बेटा, ठीक ना। द वॉल ऑफ ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट वाल कॉल्ड पेरिकार्प। इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक ना, इंपॉर्टेंट। जो ओवेरियन वाल होती है, फ्रूट का वाल जिसको आप लोग आम के छिलके से निकाल देते हो, वो एक्चुअल में उसको हम क्या कहते हैं बेटा, पेरिकार्प कहते हैं। वो किसकी वाल होती है बेटा, वो ओवरी की वाल होती है बेटा, ठीक ना, वाल होती है। अब जो मैंने कहा कि जो फ्रूट होता है वो किससे डेवलप होता है बेटा, ओवरी से डेवलप होता है। परंतु कुछ ऐसे भी फ्रूट होते हैं, सुनिएगा बात को, परंतु कुछ ऐसे भी फ्रूट होते हैं जो ओवरी के अलावा किसी दूसरे हिस्से से डेवलप होते हैं। ऐसे फ्रूट को क्या कहते हैं बेटा, ऐसे फ्रूट को हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल यहाँ पर आपका लिखा हुआ है बेटा, ठीक ना, जैसे एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, कैस्यू है, ठीक ना। एनसीईआरटी का जो डायग्राम है बेटा, एनसीईआरटी का डायग्राम फिगर नंबर जो है 2.15 पेज नंबर 37 पे है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको भूलिएगा मत बेटा, ठीक ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक ना। तो ये फ्रूट जो है बेटा दो प्रकार के होते हैं, मैंने कहा डेवलपमेंट के आधार पर। ट्रू फ्रूट, ठीक ना, डेवलप्स फ्रॉम ओवरी, जो ओवरी से डेवलप होते हैं उनको क्या कहते हैं बेटा, ट्रू फ्रूट कहते हैं। जो ओवरी के अलावा किसी दूसरे हिस्से से डेवलप होते हैं, फ्लावर के किसी दूसरे हिस्से से डेवलप होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं बेटा, उनको हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं बेटा, ठीक ना, फॉल्स फ्रूट कहते हैं, ठीक ना। फ्रूट्स डेवलप्स अदर देन ओवरी, ठीक ना, अदर देन ओवरी लाइक
थैलमस, जैसे थैलमस, थैलमस क्या होता है बेटा, वो रेसेप्टिकल्स जहाँ पर जो फूल जो फ्लावर को वो क्या करता है बेटा, होल्ड करके रखता है, ठीक ना। आर कॉल्ड फाल्स फ्रूट, फाल्स फ्रूट, ठीक ना। एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा, एप्पल है बेटा, ठीक ना, स्ट्रॉबेरी है बेटा, कैश्यू है, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है बेटा, ठीक ना, स्ट्रॉबेरी है और कैश्यू है, बादाम, ठीक ना, कैश्यू, ठीक ना। ये देखिए बेटा एनसीईआरटी का डायग्राम बेटा भूलना नहीं है बेटा। देखो एक्चुअल में होता क्या है बेटा, एक्चुअल में होता क्या है, इस डायग्राम को आप देखेंगे बेटा, यहाँ पर ये 3 फ्रूट आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, ठीक ना, 3 फ्रूट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जो ये मैंने कहा कि ये एप्पल देख रहे हैं ना आप, एक्चुअली जो एप्पल है ना, ये एप्पल का ये जो इतना हिस्सा है, थोड़ी दूर वाला हिस्सा है, ये जो जहाँ पर डॉट 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 करके दिखाया है, इतनी दूर ही ये ट्रू फ्रूट है। बाकी जो बगल वाला हिस्सा है, जो फ्लेसी हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, वह एक्चुअल में थैलमस होता है। वही आप आपको इस फ्रूट में भी दिखाई दे रहा है, इतना हिस्सा क्या होता है बेटा, वो ट्रू फ्रूट कहलाता है। उसके बाद जो आपको एडिबल वाला पार्ट होता है वो फाल्स होता है। ठीक इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है बेटा जो आपका ये स्ट्रॉबेरी वाला है बेटा, ठीक ना। एक और इंपॉर्टेंट डायग्राम है बेटा, मैं आपको बताना भूल गया था, उसके ऊपर ये वाला डायग्राम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है बेटा। प्लीज़ ये मोनोकाट का डायग्राम है बेटा। आपको एक सीड का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, सीड का सेक्शन करके वो दिखा रहा है कि इसमें आपको ये वाला हिस्सा आपको हमने बताया है बेटा कि उसमें कोलियोप्टाइल होता है जो प्लूम्यूल को कवर करता है, और ये कोलियोराइजा होता है जो रेडिकल को कवर करता है, रेडिकल को कवर करता है, और ये स्कूटेलम होता है जो उसका सिंगल सील्ड शेप का स्कूटेलम होता है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे यहाँ से गया है, फिर ऐसे सील्ड शेप का आया है बेटा, ठीक ना, स्कूटेलम है। फिर उसके अंदर जो एंडोस्पर्म भरा पड़ा है बेटा, एंडोस्पर्मिक यानी एल्बुमिनस सीड होगा बेटा, और बाहर जो उसकी वाल होती है, ओवेरियन वाल होती है, पेरिकार्प होती है, ठीक ना, पेरिकार्प होती है। ये जो एंडोस्पर्म और जो बेटा ओवरी वाल और फ्रूट वाल, ओवरी वाल और फ्रूट वाल जो है बेटा जब फ्यूज हो जाती है, ओवेरियन वाल और फ्रूट वाल फ्यूज हो जाती हैं, तो ऐसे सीड को हम कहते हैं बेटा कैरियोप्सिस। जैसे गेहूं, ठीक ना, जो गेहूं होता है बेटा, गेहूं मोनोकाट होता है, गेहूं के सीड को हम कैरियोप्सिस कहते हैं, ठीक ना, कैरियोप्सिस यानी ओवेरियन वॉल और एंडोस्पर्मिक वॉल, ठीक ना, ओवेरियन वॉल और फ्रूट वॉल, ओवरी की वाल और फ्रूट वाल दोनों फ्यूज हो जाएं, यानी पेरिकार्प और ओवरी की वाल, ठीक ना, मैं क्या बता रहा हूँ, ओवरी वाल और ओवेरियन वाल और फ्रूट, सुन लीजिए ऐसे, ओवरी की वाल और फ्रूट वाल दोनों फ्यूज हो जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं उसको हम कैरियोप्सिस कहते हैं, ठीक ना बेटा, कैरियोप्सिस। जैसे गेहूं क्या है बेटा, वो कैरियोप्सिस कैरियोप्सिस सीड है, ठीक। चलो इसना एक्चुअली ये सब जो है ना, ये कैरियोप्सिस वगैरह क्या है ना, ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का हिस्सा है। तो मैंने पहले से शुरुआत में ही मैंने कहा था बेटा कि अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो प्लीज़ उसके साथ साथ उस वाले चैप्टर को एक बार क्विक रिवीजन कर लेना, बगैर उसके इस चैप्टर आपका अधूरा रहेगा। इसलिए पहले मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ते हो, फिर उसके बाद ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ते हो, ठीक ना। चलो ये चीज़ तो हो गया हमारा बेटा। अब ये फ्रूट तो हमने देख ही लिया बेटा, ठीक ना। अब जैसे मैंने कहा कि ये अगर ओवरी से डेवलप होता है तो ट्रू फ्रूट है, और ओवरी से नहीं डेवलप होता है तो फॉल्स फ्रूट है, यानी ये फर्टिलाइज्ड ओवरी है। परंतु कुछ ऐसे भी फ्रूट होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के ही डेवलप हो जाते हैं, जो बिना फर्टिलाइजेशन के ही डेवलप हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं बेटा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ठीक ना। उनको क्या कहते हैं बेटा हम, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अब ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, इसका मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर एम्ब्रॉय नहीं होगा। जब जिसके अंदर एम्ब्रॉय नहीं होगा तो उसके अंदर सीड भी नहीं होगा। जब जिसके अंदर सीड नहीं होगा तो ऐसे फ्रूट क्या होंगे, सीडलेस फ्रूट होंगे, ठीक ना। तो ऐसे फ्रूट को हम क्या कहते हैं बेटा, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। देख लो बेटा, पार्थेनोकार्पिक और पार्थेनोजेनेसिस अलग अलग टर्म्स है बेटा। पिछली बार या 1-2 साल पहले ये एग्जाम में आ चुका है बेटा। पार्थेनोकार्पिक क्या है, पार्थेनोजेनेसिस क्या है, वो दोनों अलग अलग चीज़ हैं बेटा, ठीक ना। पार्थेनोजेनेसिस क्या है बेटा, वो अनफर्टिलाइज्ड गैमेट से अगर कोई इंडिविजुअल डेवलप हो जाता है तो उसको पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, और अनफर्टिलाइज्ड फ्रूट डेवलप जो होता है उसको पार्थेनोकार्पी कहते हैं। कार्प शब्द लग गया तो समझ जाओ कि ये फ्रूट की बात कर रहा है, ठीक ना, फ्रूट की बात कर रहा है। दिस टर्म इज गिवन बाई F
एफ नोव ने पार्थेनोकार्पिक टर्म को दिया था, ठीक ना। इसमें क्या लिखोगे बेटा, फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड, फ्रूट डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ठीक ना, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ठीक ना। ऐसे फ्रूट को क्या कहते हैं बेटा हम, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ठीक ना। एग्जाम्पल में नोट कर लीजिएगा बेटा, जो एनसीईआरटी ने दिया है सिर्फ वही एग्जाम्पल हमें याद रखना है बेटा, बनाना होता है, ठीक ना। सच फ्रूट्स आर वो क्या होंगे बेटा, वो सीडलेस होंगे, वो हमें पता ही है पहले से, ठीक ना। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, वो सीडलेस होंगे। तो ऐसे फ्रूट को हम क्या कहेंगे बेटा, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहेंगे। एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखा है बेटा कि पार्थेनोकार्पी जो होता है कुछ ग्रोथ हार्मोन्स के द्वारा भी इंड्यूस किया जा सकता है। पार्थेनोकार्पी जो है बेटा कुछ ग्रोथ हार्मोन्स के द्वारा इंड्यूस किया जा सकता है, जैसे वो जिब्रेलिक एसिड और इंडोल एसिटिक एसिड। इस पॉइंट को भी लिख लीजिए बेटा, पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड बाई ग्रोथ हार्मोन्स। जैसे यहाँ पर नोट कर लीजिएगा बेटा, जिब्रेलिक एसिड और एक है बेटा इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक ना, इंडोल एसिटिक एसिड 11th वाला हिस्सा है बेटा, ठीक ना। प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन्स, प्लांट ग्रोथ एंड देयर हार्मोन्स, वो 11th में ये है बेटा, ठीक ना। चलो ये आपको पार्थेनोकार्पी तो समझ में आ गया बेटा। अब हमने फ्रूट भी बना लिया, सीड भी बना लिया, सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया। हम शुरुआत के एक एक स्टेप्स को देखते हुए चले आ रहे हैं। अब फ्रूट भी हमने तैयार किया, सीड भी हमने तैयार किया, सब कुछ हमने तैयार कर लिया, लेकिन अब उसको क्या करना है, वो तो वहीं उगा देंगे तो कंपटीशन शुरू हो जाएगा। कंपटीशन शुरू होगा तो भाई दिक्कत हो जाएगी, उसमें सर्वाइवल का खतरा बढ़ जाएगा, ठीक ना, सर्वाइवल के खतरे बढ़ जाएंगे। तो करना क्या है, उस जो सीड हमने बनाया, जो सीड हमने नहीं बनाया, हम लोगों ने तो बनाया ना, यहाँ पर प्लांट तो बना ही रहा था, हम लोग भी तो यहीं पर वही काम कर रहे हैं, ठीक। चलो तो गलत नहीं बोला मैंने, ठीक तो जो हमने सीड को बनाया है उस सीड को हमें क्या करना है बेटा, दूर तलक डिस्पर्स भी करना है, उस सीड को हमें फैलाना है बेटा। जब तक वो सीड दूर तक उसको हम छितराएंगे नहीं, फैलाएंगे नहीं, तब तक जो है उसमें जो सीड का डिस्पर्सल नहीं होगा, तो स्पेशिएशन भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब है क्या होना चाहिए, जो सीड बन चुका है उस सीड का डिस्पर्सल भी जरूरी है बेटा, उस सीड का डिस्पर्सल भी जरूरी है, ठीक ना। सीड्स आर डिस्पर्स्ड टू ए न्यू हैबिटेट, थ्रू agents like water, animals and air, ह्यूमन भी है उसमें, ठीक ना बेटा। अरे एनिमल में ह्यूमन भी आ जाएगा, आदमी भी जानवर ही है, पूरा मत मानना, सच्चाई है जो ह्यूमन भी, अभी किसी को कह दो, कुत्ता, तो भड़क जाएगा, वो है कुत्ता है तू, भड़क जाएगा। अभी किसी को कह दो कि शेर है तू, और वो खुश हो जाएगा। अजीब जमाना यार, शेर भी एक जानवर है और कुत्ता भी जानवर है, तो इंसान भी एक जानवर ही है, तो एनिमल में ह्यूमन भी आ जाएगा बेटा, ठीक ना। अगर एनिमल्स के थ्रू फैलता है तो उसको हम, एनिमल्स के थ्रू सीड का डिस्पर्स होता है, उसको जूकोरी कहते हैं। वाइंड के थ्रू अगर फैलता है तो उसको एनिमोकोरी कहते हैं, और वाटर के थ्रू अगर डिस्पर्स होता है तो उसको हम
कोरी कहते हैं बेटा, ठीक ना, एनिमोकोरी। अरे यार ऐसे सिंपल सोचो, आप ऐसे कहीं रास्ते में जा रहे हो, आपको ऐसे आम का फल लगा हुआ है आजकल, ठीक ना, जगह जगह लगा हुआ है, अभी पके नहीं है, अभी मत तोड़ना, ठीक ना, अभी पके नहीं है, जा रहे हो, आम पका पका पीले पीले पका पका आम दिखाई दे, अरे वाह, मन में पानी आ गया, पानी आया, एक आम आपने अब झट से तोड़ लिया, देखा आसपास, तोड़ लिया, ठीक ना। करना मत यार ऐसा, चोरी नहीं करना, ठीक ना। आपने ऐसा तोड़ लिया भाई मैंने तो किया हुआ है, बचपन में शैतानी तो की हुई है अपनी बता दे रहा हूँ मैं क्या किया हूँ, ठीक ना। आम तोड़ लिया, तोड़ने के बाद क्या हुआ, अब खाते हुए चल दिए, आम तो यही चाह रहा था कि ये जो जा रहा है मूर्ख ना, ये मूर्ख जो जा रहा है, मेरे को मैं अपने को ही बोल रहा हूँ, ठीक ना, ये जो जा रहा है मूर्ख इंसान, इसको तो मैं ऐसा लालच दूंगा, ये आएगा आम को तोड़ेगा और आम को खाएगा, खाने के बाद जो सीड बचेगा ना उसको तो कहीं ना कहीं फेंक ही देगा। भाई आम ने आपसे अपना काम निकलवा लिया, क्या काम निकलवा लिया, वो सीड को डिस्पर्सल करवा लिया, वहीं पर गिरता, वहां उगता, कंपटीशन शुरू हो जाता, सर्वाइवल पर खतरा आ जाता, तो क्या किया, वो आपसे दूर फेंकवा दिया ले जा करके, वहां नया प्लांट उग गया। समझ में आई बात। तो सीड डिस्पर्सल, पौधों के अंदर ये एडाप्टेशन होता है, आपको ये लालच देते हैं, रिवार्ड्स देते हैं, लो 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 आ जाओ लो खा लो आ जाओ खाओ, और उसके बाद ले जाओ इसको फेंकोगे तो क्या होगा बेटा, फेंकोगे तो क्या होगा, वो नई जगह पे उग जाएगा, ठीक ना, नई जगह पे उग जाएगा, ठीक। चलो ये चीज़ तो हो गया बेटा, इसका सीड हो गया बेटा, ठीक ना। चलो अब आगे देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं इसका एडवांटेज देख लेते हैं, सीड डिस्पर्सल का एडवांटेज, इसको मिटाते हैं बेटा, ठीक ना। सीड डिस्पर्सल का एडवांटेज यहीं पर लिख लेते हैं बेटा, एडवांटेज ऑफ सीड डिस्पर्सल, ठीक ना, एडवांटेज ऑफ सीड डिस्पर्सल। पहला चीज क्या काम करेगा बेटा, कंपटीशन को अवॉइड करेगा, अवॉइड कंपटीशन को अवॉइड करेगा। दूसरा क्या काम करेगा, इंक्रीज चांस ऑफ सर्वाइवल के लिए ये क्या करेगा बेटा, सर्वाइवल के लिए अपना चांस को बढ़ा लेगा, इंक्रीज चांस ऑफ सर्वाइवल, ठीक ना। कॉलोनाइज न्यू हैबिटेट, इंक्रीज द नंबर ऑफ स्पीसीज, यानी स्पीसीज की संख्या को भी क्या कर लेता है बेटा, बढ़ा लेता है। थोड़ा सा छुप गया है, दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक ना बेटा, मैं बोल दे रहा हूं नीचे वाली लाइन, ठीक ना, ध्यान नहीं दिया मैंने। इंक्रीज नंबर ऑफ, नीचे वाली जो लाइन लिखा है, इंक्रीज द नंबर ऑफ स्पीसीज, फिर से बोल रहे हैं, इंक्रीज द नंबर ऑफ स्पीसीज, नोट कर लेना, ठीक। चलो ये हो गया नोट। अब हमने सीड और फ्रूट को तो बना लिया, ठीक ना, सीड और फ्रूट को तो बना लिया। अब ये सीड का क्या एडवांटेज है भाई, सीड का क्या एडवांटेज है, फ्रूट का एडवांटेज तो आपको पता चल गया भाई, वो रिवार्ड दे रहा है आपको, ठीक ना, वो रिवार्ड दे रहा है, लो रिवार्ड है, खा लो। और फ्रूट क्या काम करता है, सीड को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करने का काम कर देता है। हालांकि उसके पास इंटेगुमेंट जो टेगमेन और टेस्टा होते हैं वो तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फ्रूट भी उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक ना। अब एडवांटेज ऑफ सीड इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक ना, एडवांटेज ऑफ थोड़ा सा बेटा, अगर ये लेक्चर लंबा हो जाए तो बोर मत होना, ठीक ना। ऑलरेडी मेरे ख्याल से देखो 50 मिनट के आसपास तो हो ही गया है, लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाए तो बोर मत होना बेटा, ठीक ना। आज इस चैप्टर को ख़त्म ही कर देते हैं, आप लोग बस साथ बने रहिएगा, इस चैप्टर को आज ख़त्म ही कर देते हैं, ठीक ना। इसमें पहली लाइन एनसीईआरटी ने भी लिखा है बेटा, इंडिपेंडेंट फ्रॉम वाटर फॉर पॉलिनेशन, इंडिपेंडेंट फ्रॉम वाटर independent from water for pollination and fertilization। बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है बेटा, पानी पर अपनी निर्भरता को इसने कम कर दिया,
पानी पर अपने निर्भरता को सीड बना करके कम कर दिया। जैसे कि बेटा जो टेरिडोफाइट्स तक हमने देखा था कि टेरिडोफाइट्स में वाटर पर डिपेंडेंसी थी प्लांट की। पानी तो भाई अमूल्य है, उसका तो कोई वैल्यू, बगैर पानी के तो कुछ चलेगा नहीं। लेकिन किस चीज़ पे इंडिपेंडेंसी खत्म कर दी? फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन के लिए। पानी में था तो पॉलिनेशन भी वाटर से होता था, फर्टिलाइजेशन भी वाटर के थ्रू होता था, हाइड्रोफिली होता था, ठीक ना। लेकिन उससे क्या किया? सीड बना करके इस चीज़ को इसने खत्म कर दिया कि भाई हम तुम्हारे ऊपर हम निर्भर नहीं रहेंगे, ठीक ना, डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। सीड इसलिए बनाया, वो डॉर्मेंट भी हो सकता है, उसके लिए बारिश जब आएगी तभी मिलेगा पानी, हम तभी उगेंगे, नहीं तो हम सोए रहेंगे डॉर्मेंसी अवस्था में। पॉलिनेशन पर डिपेंडेंसी खत्म कर दिया, कैसे? सीड बना करके, चलो किसी न किसी के थ्रू आ जाएगा, वो सीड हमको बन जाएगा, चलो पॉलिनेशन की कोई आवश्यकता नहीं, एयर से आ जाएगा, सीड बनेगा, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन की जो लाइफ रहेगी वो लाइफ किस में होगी बेटा? वो सीड में पड़ी रहेगी, ठीक ना। इसको इसने कम कर दिया, ठीक। एडाप्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पर्स, ठीक ना, एडाप्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पर्स। सीड को डिस्पर्सल की कई सारी स्ट्रेटजी को इसने डेवलप किया है। कैसे होगा? इसके पहले हमने देखा था बेटा, ठीक ना। बीइंग प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बीइंग प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बीइंग प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव न्यू क्या होगा? जेनेटिक कॉम्बिनेशन तो इसमें हो ही करेगा बेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो डिफरेंट मेल गैमेट्स का फ्यूजन हुआ है बेटा। जेनेटिक कॉम्बिनेशन विच लीड्स वेरिएशन, जो कि वेरिएशन को लीड करेगा बेटा, ठीक ना। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा तो अगली जनरेशन में वेरिएशन होगा बेटा। और क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए, खेती के लिए? सीड्स आर बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर का के लिए बीज क्या है बेटा? आधार है बेटा, बगैर इसके संभव ही नहीं है एग्रीकल्चर, ठीक ना। किस चीज़ के लिए बेटा? एज ए फूड के लिए भी है बेटा, एंड स्टोरेज के लिए बेटा, फूड एंड स्टोरेज के लिए भी है बेटा, ठीक ना। फॉर न्यू जनरेशन, अगली पीढ़ी की बुआई के लिए बेटा, वो उसको हम स्टोर भी तो कर सकते हैं ना। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू डॉर्मेंसी। सोचिए कितना, अगर ये डॉर्मेंसी, इधर ध्यान से देखो, पहले जो बोल रहे हैं इधर उधर दिमाग चलने लगता है आप लोगों का। अभी थोड़ा सा लंबा लेक्चर हुआ नहीं कि बस खोपड़ी इधर उधर घूमने लगी, ठीक। सुनो पहले क्या कह रहा है कि सीड एग्रीकल्चर का आधार है बेटा। क्यों? क्योंकि उसका स्टोरेज किया जा सकता है न्यू जनरेशन के लिए। यहाँ पर हमने एक चीज़ और घुसेड़ दिया है, खाने के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा क्यों होता है? डॉर्मेंसी के लिए। क्लियर? किसी कोई दिक्कत? चलो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा? अब सीड को स्टोर करके रख दो 50 साल के लिए, और थोड़ी ना 50 साल बाद वो उग जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी सीड की अपनी एक वाइबिलिटी होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे पॉलन वाइबिलिटी देखे थे हम, कुछ की कुछ मिनट होती है, कुछ की कुछ घंटे होती है, कुछ की कुछ महीने भी हो सकती है। तो उसके बदले में हमने क्या किया था बेटा? हमने पॉलन बैंक बना दिया था। तो सीड की वाइबिलिटी जो होती है बेटा, वो भी सीड टू सीड डिफरेंट हो सकती है। इसके लिए अब क्या करेंगे? सीड बैंक बना देंगे, उसमें डाल देंगे, पड़ा रहेगा। तो अभी पहले सीड वाइबिलिटी देख लेते हैं। सीड वाइबिलिटी, सीड की कितनी उसकी जीवन क्षमता होती है, ठीक ना। इट इज वेरीज ग्रेटली, ये बहुत ज़्यादा वेरी करता है बेटा, ठीक ना, वेरी करता है। सम सीड्स आर लॉस्ट, some seeds are
lost their viability in few month। कुछ जो है अपनी वाइबिलिटी को कुछ ही महीने में खो देते हैं, परंतु कुछ सीड ऐसे होते हैं जो हजारों साल तक जिंदा रह सकते हैं। दो ठुक बताया है एनसीईआरटी ने भी, ठीक ना। सम सीड्स लिव सेवरल ईयर्स, कई सालों तक जीवित रह सकते हैं। एग्जाम्पल पहला वाला, ठीक ना, एक दिया है बेटा एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट है। ल्यूपिन जो भी पढ़िए बेटा, ल्यूपाइन, इसको क्या बेटा, ल्यूपाइन आर्किटस, लुपिनस आर्कटिकस, क्या लिखा है यार, आर्कटिकस एनसीईआरटी में है बेटा ये, ठीक ना। लुपाइन आर्कटिकस एक्सकैवेटेड, इसकी खुदाई हुई थी, एक्सकैवेटेड फ्रॉम, कहाँ से बेटा, एक्सकैवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा, ठीक ना, आर्कटिक टुंड्रा में, ठीक ना, इसकी खुदाई हुई थी। और ऐसा माना जाता है, एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ डॉर्मेंसी, ऐसा माना जाता है ये 1000 साल पुराना है। अरे 1000 नहीं, 10,000, फिर से देखो एनसीईआरटी में, ठीक ना, देख लिया करो यार, कहने पर तो इतना तो मान ही सकते हो, ठीक ना। क्या लिखा है, एस्टिमेटेड रिकॉर्ड्स ऑफ डॉर्मेंसी कितना है बेटा, कितना है, 1000 हो गया, ये 10,000, ठीक ना, 10,000 साल पुराना, ठीक ना। एक दूसरा और भी दिया है, डेट पाम फिनिक्स डेक्टाइलो फेरा, क्या है, फिनिक्स डेक्टाइलो फेरा, ठीक ना, एट किंग हेरोड, क्या है यार इसका नाम, किंग हेरोड्स पैलेस नियर डेड सी, इजराइल के पास है। उस समय फलस्तीन, बड़ी मारपीट चल रही है इजराइल और फलस्तीन में, अभी तो शांत हो गया। जब भी न्यूज़ पे लगाओ, हमास ने दागे रॉकेट, इजराइल ने दागे रॉकेट। अभी सोचिए वहाँ पर वो राजा महाराजाओं का गढ़ हुआ करता था, वहीं पर बेटा डेड सी है, उसी में बेटा मतलब इजराइल से ही सटा हुआ है बेटा वो, ठीक। वहाँ पर उस सी में कोई, उस समुद्र में कोई जीव नहीं पाए जाते हैं, इस वजह से उसको हम डेड सी कहते हैं बेटा, ठीक ना। वो किंग हेरोड के महल में जब खुदाई हो रही थी बेटा पुरातत्व विभाग द्वारा, उस दौरान उनको ये सीड मिला था बेटा, उसका ऐसा माना जाता है बेटा कि ये सीड जो है बेटा, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये वाला सीड 2000 साल पुराना है, ठीक ना। ये वाला सीड कितना है बेटा, 2000 साल पुराना, साफ साफ लिखा है बेटा, ठीक ना। कितना, नियरली 2000 ईयर ओल्ड। अभी ऐसा माना जाता है 2000 साल पुराना ये बीज मिला बेटा, ठीक ना। अब सोचो ये इतने साल जिंदा रहता है तभी तो ये मिलता है ना, इतने साल जिंदा रहा होगा तभी तो ये मिलेगा, ठीक। चलो ये चीज़ हो गया बेटा सीड वाइबिलिटी, ठीक, इतना तो हमको पता चल गया। अब अगला टर्म्स क्या है बेटा, एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रॉयनी। ख़त्म कर देते हैं बेटा, 2 पैराग्राफ और बचा है, पढ़ लेते हैं। क्या मतलब, अभी कितना मान के चलो कि 58 मिनट हो गया, अरे 20-25 मिनट और सही, पढ़ते हैं। करना क्या है, कहाँ जाना है आपको, अभी तो लॉकडाउन है, बाहर निकलोगे तो पुलिस पकड़ेगी, डंडे बरसाएगी आपको, और घर में रहते हो तो मम्मी पापा से पिटाई होती है, बदमाशी तो करती ही होगी, स्कूल में आते तो हमसे पिटते। तो इससे अच्छा क्या है, घर में बैठ के अगर पढ़ते रहोगे तो मम्मी पापा भी देखेंगे, हाँ बिटुआ पढ़ रहा है, हाँ बिटिया पढ़ रही है, ठीक ना। तो अच्छा काम करोगे तो पेरेंट्स का भी सपोर्ट मिलेगा, ठीक। अच्छा काम नहीं करोगे तो पेरेंट्स से भी पिटाई लगेगी, और बाहर घूमने जाओगे तो पुलिस से पिटाई लगेगी। तो दोनों तरफ से नुकसान आपकी आए। फ़ायदे वाली बात बता रहा हूँ मैं बेटा, मेरी बात मान लो, फ़ायदे वाली बात। घर में बैठ के पढ़ाई करेंगे, मम्मी पापा भी खुश रहेंगे, हमारा भी कैरियर बन जाएगा,
बेहतर ब्राइट फ्यूचर बन जाएगा हमारा। ठीक, चलो अब देखते हैं बेटा एपोमिक्सिस को देखते हैं, एपोमिक्सिस को, ठीक ना। एपोमिक्सिस समझिएगा बेटा, दिस टर्म इज गिवन बाय विंकलर, ठीक ना, दिस टर्म इज गिवन बाय विंकलर, ठीक ना, विंकलर ने इस टर्म को दिया था, ठीक ना बेटा। इसको पढ़ते हैं बेटा, क्या लिखा है, एपोमिक्सिस इज फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एपोमिक्सिस इज फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको भी जो है अभी चर्बी चढ़ने लगी है, ठीक ना, अभी इसको भी थोड़ा सा खिला पिला देते हैं। बीच बीच में जो है ना, एक्चुअली न्यूट्रिशन की सप्लाई सबको ज़रूरी है, तो इस वजह से इसको भी जो है ना न्यूट्रिशन की सप्लाई बीच बीच में अगर मिलती रहती है ना, तो ये भी खुश रहती है। नहीं तो भी कहता है कोई से काम करवा रहा है बिना खिलाए पिलाए, तो गुस्सिया जाती है ये भी, ठीक ना। जब गुस्सिया जाती है तो इसको थोड़ा सा न्यूट्रिशन की सप्लाई देना पड़ता है। अभी देखो, अब ये खुश हो जाएगी, ठीक ना, अब ये मान जाएगी, ठीक। चलो अब देखिए क्या लिखा बेटा आपने, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स, दैट मिमिक्स, मिमिक्री करते हो ना, मिमिक्री, हम अमरीश पुरी की आवाज़ में मिमिक्री करते हैं, ठीक ना, राजकुमार की आवाज़ में, अजय देवगन की आवाज़, कई सारे ढेर सारे देखो ना, अभी जॉनी लीवर की आवाज़ में मिमिक्री करने वाले होते हैं, अमिताभ बच्चन की आवाज़ में उनकी जैसी आवाज़ निकालते हैं, तो क्या हो गया, उनकी मिमिक्री हो गया ना। ऐसे पेड़वा में भी नौटंकी होती है। आप जो अपने आसपास पेड़ देखते हो ना, पौधे, ये भी ऐसे नौटंकी करते हैं, मिमिक्री करते हैं। ये भी किस चीज़ की मिमिक्री करते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री करते हैं, जबकि होते करते ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन मिमिक्री किसकी करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। आगे समझते हैं बेटा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ बच्चे होते हैं बेटा टीचर्स की मिमिक्री करते हैं। जब हम पढ़ते थे ना, तो हमारी एक जूनियर हुआ करती थी, जूनियर, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, हमारे टीचर्स की मिमिक्री करती थी, वो लड़की थी, टीचर्स की मिमिक्री करती थी, फैंटास्टिक, बिल्कुल आवाज़ बिल्कुल निकालती थी वैसे ही, ठीक। चलो जैसे सबका अपना पढ़ाने का अपना अपना एक अलग स्टाइल होता है ना, तो उस अपने अलग अलग स्टाइल से टीचर्स की मिमिक्री करके लोगों को हंसाते थे। कोई अगर फंक्शन होता था तो उसमें बेटा, ठीक। चलो हाँ, क्या लिखा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर सीड्स आर फॉर्म्ड, वेयर सीड्स आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। अभी विदेशियों की अंग्रेजी सुन लो ना, सीड्स आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, पता नहीं क्या बोल गए यार, खुद पी गए साले, ऐसा लगता है। अभी जब क्रिकेट होता है तो उनकी कमेंट्री के बाद जब उनका जो पोस्ट मैच सेरेमनी होती है, तो उसमें जब आते हैं पता नहीं क्या बोल जाते हैं, इंडिया वाले बोलते हैं, पाकिस्तान वाले बोलते हैं, बांग्लादेश वाले बोलते हैं, तो सब उनका टोन समझ में आता है। यही अंग्रेज वाले बोलते हैं तो समझ में नहीं आता, ऑस्ट्रेलियन बोलते हैं तो समझ में नहीं आता, अफ्रीकन, ये पता नहीं क्या बोलते हैं। अभी उनका अगर अभी कोई अंग्रेज आकर दिस टर्म इज गिवन बाय द विंकलर, apomixis is formed by asexual reproduction that mimics the sexual reproduction where seeds are formed without fertilization। समझ में आया मैं क्या बोल गया, ऐसे ही वो बोलते हैं ठीक ना। चलो, हालांकि हम लोग हिंदुस्तानी हैं तो हम लोगों का टोन परफेक्ट है, ठीक ना, बिल्कुल परफेक्ट एकदम बोलते हैं, ठीक, लपेट नहीं देते हैं, चाहे हिंदी बोले चाहे अंग्रेजी बोले, ठीक ना। अब देखो बेटा इसमें क्या होता है, एपोमिक्सिस पे आते हैं। अभी एपोमिक्सिस क्या चीज़ है, क्या करता है, एसेक्सुअल मतलब सीड का फॉर्मेशन करता है, सीड बनाता है। और सीड कैसे बनता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो कहने का मतलब है सीड बन रहा है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बन रहा है ना, गलत बात। ये सीड बनता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से और मिमिक्री करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। यानी सीड देखोगे तो आप कहोगे कि नहीं ये जो सीड बना है ना, ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही बना है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा सब प्लांट में ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं, अब एग्जाम्पल बताते हैं बेटा, कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं बेटा जो सीड का फॉर्मेशन करते हैं बेटा, ठीक ना, सीड का फॉर्मेशन करते हैं जरूर हैं, लेकिन वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा नहीं करते हैं, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा करते हैं, और वो मिमिक्री सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की होती है, ठीक ना, कर लिया ना मिमिक्री, ठीक। तो इसमें बेटा इसमें जो न्यूसेलस सेल्स होती हैं,
ठीक ना, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। जो न्यूसिलस होता है वो डिप्लॉइड सेल्स होता है। न्यूसिलस से अगर सीड डेवलप हो जाए, एम्ब्रॉय के रूप में डेवलपमेंट हो जाए बिना मियोसिस किए, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, वो एपोमिक्सिस कहलाएगा। और ऐसे सीड को एपोमेक्टिक सीड कहते हैं। और न्यूसिलस से अगर डिप्लॉइड सेल से अगर डेवलप हो गया तो क्या कहलाता है बेटा, एपोस्पोरी कहलाता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एपोस्पोरी क्या चीज़ है बेटा। यहां पर देखते हैं बेटा, डिप्लॉइड एग सेल्स फॉर्म्स। आप कहोगे डिप्लॉइड एग सेल कहाँ होता है, एग सेल तो हैप्लॉइड होता है। मैंने कहा कि यहाँ पर बेटा एग सेल मियोसाइट सेल से नहीं बनती है, किसी सोमैटिक सेल से बनती है। मियोसाइट सेल से ना बन करके किसी दूसरे सोमैटिक सेल से बनता है। उसको हम क्या कहेंगे बेटा, उसको हम बेटा एपोस्पोरी कहते हैं। अभी देखते हैं बेटा, डिप्लॉइड एग सेल्स फॉर्म्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट रिडक्शन डिवीजन, बिना रिडक्शन डिवीजन के। रिडक्शन डिवीजन क्या है बेटा, वो है बेटा मियोसिस, ठीक ना। रिडक्शन डिवीजन क्या है, वो मियोसिस। एंड डेवलप्स इनटू एम्ब्रॉय विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक ना, विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक ना, फर्टिलाइजेशन। जैसे एग्जाम्पल वो सोमैटिक सेल्स, न्यूसेलर सेल्स, ठीक ना। न्यूसेलर सेल्स जो होती है बेटा, न्यूसेलर सेल्स जो होती है बेटा, और ये न्यूसेलर सेल्स जो होती है बेटा डिप्लॉइड होती हैं। और न्यूसेलर सेल्स से एम्ब्रॉय बन जाए, डिप्लॉइड एग बन जाए, ठीक ना। न्यूसेलर सेल से डिप्लॉइड एग बन जाए और वही डिप्लॉइड एग डेवलप करके एक सीड का फॉर्मेशन कर दे, उसको कहते हैं क्या बेटा, एपोमिक्सिस कहते हैं। और ये फिनोमिनॉन कहलाती है बेटा एपोस्पोरी। इंपॉर्टेंट, एपोस्पोरी। कोई आपसे पूछ लिया एपोगैमी क्या चीज़ है, एपोगैमी का मतलब होता है बेटा हैप्लॉइड सेल्स डेवलप, हैप्लॉइड सेल्स डेवलप्स इनटू एम्ब्रॉय, तो उसको एपोगैमी कहते हैं बेटा, ठीक ना। अगर हैप्लॉइड सेल अगर एम्ब्रॉय बना देती है तो उसको क्या कहेंगे बेटा, एपोगैमी कहते हैं। लेकिन अगर डिप्लॉइड सेल अगर एम्ब्रॉय बना दे रही है बिना रिडक्शन डिवीजन के, तो उसको क्या कहते हैं बेटा, एपोस्पोरी कहते हैं। और उससे उस एम्ब्रॉय से जो सीड बनेगा वो क्या कहलाएगा बेटा, वो कहलाएगा एपोमेक्टिक सीड। ये फिनोमिनॉन क्या कहलाएगी बेटा, एपोमिक्सिस कहलाएगी। भूलने का नहीं बेटा, इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलो नोट करो इसको। अब बेटा एडवांटेज देख लेते हैं बेटा हम लोग इसको, ठीक ना। नोट किया इसको, इसका एडवांटेज ऑफ एपोमिक्सिस। एडवांटेज ऑफ एपोमिक्सिस। बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, एडवांटेज ऑफ एपोमिक्सिस। लिखिएगा बेटा, नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिड प्रोजेनी, नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ हाइब्रिड प्रोजेनी। ये कौन सी वाला आ गई, सेग्रीगेशन। पढ़ेंगे तो वैसे जेनेटिक्स में बेटा पृथक्करण की विधि, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक होता है बेटा, रूल्स होता है जेनेटिक्स में, मेंडल का दिया हुआ। देखो बेटा एक्चुअल में होता क्या है, हाइब्रिड पौधे बनाए जाते हैं। अभी हाइब्रिड गेहूं आपके यहाँ बोआई होती होगी, ठीक ना, जैसे मेरे यहाँ बोआई होती है। हाइब्रिड गेहूं हमने क्या किया, उसको बोया, बोने के बाद उसकी जो सीड बनी उसको रख लिया, फिर उसके बाद अगली पीढ़ी में बोया, फिर अगली पीढ़ी में बोया। तो क्या करोगे, अभी क्या होगा, सपोज चलो देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी,
इसको हमने क्रॉस किया तो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी आएगा, ठीक ना। ये क्या बन गया बेटा, ये हाइब्रिड बन गया, ठीक ना, ये हाइब्रिड बन जाता है। तो अभी आपने क्या किया, इसकी सेल्फिंग करोगे तो आपको ये मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो ये आ गया ना इन्फीरियर वैरायटी, मतलब ये लोवेस्ट वैरायटी आ जाएगी ना, तो इसमें सेग्रीगेशन हो जाता है। लगातार आप उसको पीढ़ी दर पीढ़ी अगर आप उसको बोते चले जाओगे तो क्या होगा, उसमें एक क्या आ जाएगा, उसमें सेग्रीगेशन की वजह से वो सप्रेस हो जाएगा, यानी कैरेक्टर सेग्रीगेट हो जाएंगे, तो वहाँ पर एक इन्फीरियर वैरायटी आ जाएगी। अगर हमको मेंटेन रखना है कि नहीं हमको यही वाली चाहिए, नहीं हमको ये सुपीरियर वैरायटी ही चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको एपोमिक्सिस विधियों को अपनाना होगा। अगर एपोमिक्सिस विधि को अपना लिए तो एक बार ये सीड बन गया, इस सीड में क्या होगा, इस सीड में मियोसिस होगा ही नहीं, यही डायरेक्ट जो है सीड में डेवलप हो जाएगी। तो जब डायरेक्ट यही सीड में डेवलप होगी तो वो एसेक्सुअल के रूप में डेवलप होगी, एपोमिक्टिक सीड होगा। और एपोमिक्टिक सीड में हमने बताया ही है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बताया ही है कि वो पेरेंट के 100% क्लोन होंगे। तो जैसे ई है वैसे अगली पीढ़ी आएगी, उसको बोएंगे तो वैसे भी एपोमिक्सिस से अगली पीढ़ी आएगी, तो कोई कैरेक्टर का सेग्रीगेशन नहीं होगा। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। हाइब्रिड सीड जैसे बोया जाता है बड़ा महंगा आता है यार, ठीक ना। अभी गेहूं बेचने जाते हो मार्केट में तो 20 रुपये किलो ले लेता है आपसे, 17-18 रुपये किलो ले लेता है, लेकिन अभी वह हाइब्रिड सीड लेने जाओ तो 70 रुपये किलो, 80 रुपये किलो, 100 रुपये किलो सीड। अरे दिमाग ख़राब है, हम बेचने आते हैं गेहूँ को तो 20 रुपये किलो, वही गेहूँ हम खरीदने आए हैं तो 100 रुपये किलो। अंतर ये होता है बेटा, वो इस प्रक्रिया से गुजर करके यहाँ पर वो आया होता है, ठीक ना, तो इसलिए वो थोड़ा सा महंगा होता है। समझ में आ रही ना बात। तो अब क्या किया, वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी विधि को अपना रहे हैं कि ऐसा कुछ डेवलप किया जाए कि जो नया सीड बने, जो हाइब्रिड सीड अगर हमने बना लिया है तो हाइब्रिड सीड से अगर जब दूसरा सीड डेवलप हो तो वो एपोमिक्सिस के द्वारा ही डेवलप हो, यानी वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ही डेवलप हो। तब जाकर के क्या होगा बेटा, तब जाकर के क्या होगा, उसके कैरेक्टर सेग्रीगेट नहीं होंगे बेटा, ठीक ना, उसके कैरेक्टर सेग्रीगेट नहीं होंगे। ठीक, क्लियर। थोड़ा सा हिल गया था ये, ठीक। चलो आगे देखते हैं बेटा, ये समझ में आ गया होगा आपको, नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर, क्लियर हुआ ना। ये सब जेनेटिक्स में देखेंगे बेटा, ठीक। अगला फायदा इसका क्या है, दिस सीड कैन बी यूज टू ग्रो ईयर आफ्टर ईयर। जब बाई कैरेक्टर सेग्रीगेट नहीं होगा तो उसको साल दर साल उसको बोते चले जाएंगे। दिस सीड्स कैन बी यूज ईयर आफ्टर ईयर, उसको साल दर साल हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक ना, फॉर सोविंग, ठीक ना, मतलब ईयर आफ्टर ईयर, मतलब बुआई के लिए, ठीक ना, बुआई के लिए, सोविंग, ठीक ना, बुआई के लिए उसको हम लगातार यूज़ कर सकते हैं बेटा, ठीक ना। अगला पॉइंट क्या है बेटा, दीज आर इकोनॉमिकल एज हाइब्रिड सीड्स, दीज आर इकोनॉमिकल एज हाइब्रिड सीड्स। ये बेटा इकोनॉमिकल भी होगा, यानी सस्ता भी होगा। एक बार हमने एपोमिक्टिक सीड को खरीद लिया, लगातार उसको बोते रहेंगे, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा, कैरेक्टर तो सेग्रीगेट होगा ही नहीं बेटा, ठीक ना, तो इस वजह से आसान रहेगा, ठीक ना। इकोनॉमिकल सीड एज हाइब्रिड सीड्स आर नॉट यूज्ड, हाइब्रिड सीड्स आर इकोनॉमिकल एज हाइब्रिड सीड्स आर नॉट यूज्ड टू ग्रो क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर, नॉट यूज्ड टू, क्या लिखा यार, नॉट यूज टू ग्रो क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर। जैसे कि हम हाइब्रिड सीड को ईयर आफ्टर ईयर नहीं बो सकते हैं, लेकिन हम एपोमिक्टिक सीड को ईयर आफ्टर ईयर हम बो सकते हैं बेटा, ठीक ना, ईयर आफ्टर ईयर बो सकते हैं बेटा, ठीक ना। अभी जो लिखा है बेटा कि अभी मैंने एक नोट करके लिखा है एक पॉइंट, रिसर्च इज गोइंग ऑन मेनी लैबोरेटरीज टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक्स ऑफ एपोमिक्सिस एंड ट्रांसफर एपोमिक्टिक जीन इन हाइब्रिड वेराइटीज़। चलो इसको भी नोट करके लिख ही लेते हैं। क्या लिखा है बेटा, research is going on many laboratories। अभी इस पे काम चल रहा है, अभी ये लॉन्च नहीं हुआ है बेटा। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो कृषि जगत में क्रांति आ जाएगी बेटा, ठीक ना। गोइंग ऑन many laboratories
many laboratories to understand the NCERT की ही लाइन है बेटा, understand the genetics of एपोमिक्सिस। अभी वो पता लगा रहे हैं कि इसमें कौन सा जीन है, कौन सा डीएनए के कौन सा मतलब जीन रिस्पॉन्सिबल होता है एपोमिक्सिस के लिए, उसी को इंड्यूस कर दिया जाएगा, ठीक ना, एपोमिक्सिस। एंड और उसी जीन को अगर पता लग गया तो उसको हाइब्रिड में ट्रांसफ़र कर देंगे, लगातार वो हाइब्रिड वाला क्या करेगा, वो एपोमिक्सिस सीड बनाता रहेगा लगातार, जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनेगा ही नहीं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सीड बनेगा, तो उसका जो कैरेक्टर है वो चेंज ही नहीं होगा। एपोमिक्सिस क्या लिखा है बेटा, ट्रांसफर एपोमिक्सिस एंड अंडरस्टैंड द जेनेटिक्स ऑफ एपोमिक्सिस एंड ट्रांसफर एपोमिक्टिक एंड ट्रांसफर एपोमिक्टिक जीन इन हाइब्रिड सीड्स, ठीक ना, हाइब्रिड वेराइटीज़ में उसको ट्रांसफ़र कर देंगे, बात ही ख़त्म, ठीक ना। एक बार हाइब्रिड बनाया, हाइब्रिड वेराइटी बनाया, उस हाइब्रिड वेराइटी में हमने क्या किया, एपोमिक्टिक सीड जीन डाल दिया। जब एपोमिक्टिक जीन डाल देंगे तो झंझट ख़त्म ज़िंदगी भर का, ठीक ना। अब देख लेते हैं बेटा जल्दी से लास्ट वाला टॉपिक आज के दिन का, पॉलीएम्ब्रियोनी, ठीक ना। लास्ट वाला टॉपिक आज देख लेते हैं, पॉलीएम्ब्रियोनी। थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया है और इसमें ये चैप्टर काफ़ी लंबा हो रहा था ना बेटा, इस वजह से ये जल्दी ख़त्म करना था, पॉलीएम्ब्रियोनी। अब इस चैप्टर के बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी तो देखना है ना यार। भाई देखिए 1 घंटा 15 मिनट, अरे यार 1.5 घंटे भी तो नहीं हुआ है, 1 घंटा 15 मिनट तो पकने लगे खोपड़ी। मूवी देखने बैठ जाते हो तो 3-3 घंटे, सलमान खान या राधे कूद करके जहाज पे उड़ गया, हो गया, कूद के उड़ गया। कभी देखा है कैसे शूट होती है, उसकी एक फ़ोटो भी वायरल हुई थी। वैसे नीचे से वो ग्रेविटी को फेल कर देते हैं। ये जो बॉलीवुड वाले होते हैं ना, ये पूरे के पूरे साइंस की ऐसी तैसी कर देते हैं, ये पूरा साइंस इनके कदमों में होता है। जहाज को उड़ करके जहाज पे चले जाते हैं, अजब हाल कर देते हैं यार ये हमारे बॉलीवुड वाले तो बिल्कुल, इनको तो भाई चलो। This term is given by Antony von Leeuwenhoek, Antony von Leeuwenhoek, HOCK है बेटा, ये बाज वाला ना हॉक लिख देना, ठीक ना, हॉक। अकरेंस ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रॉय इन ए सीड, इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, बोर्ड में आ सकता है बेटा। अकरेंस ऑफ more than 1 embryo in a seed, occurrence of more than 1 embryo in a seed is known as पॉलीएम्ब्रियोनी, ठीक ना, इसको पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा बेटा, एग्जाम्पल है ऑरेंज, संतरा खाते हो उसमें बहुत सारे बीज होते हैं, नींबू भी खाते हो, ठीक ना, नींबू निचोड़ते हो, ठीक ना, नींबू पानी, ठीक ना। ऑनियन मैंने बताया है बेटा ऑनियन के बारे में, ठीक ना। ऑनियन पहले चैप्टर में इसका चर्चा किया था। मैंगो ग्राउंडनट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, भूलने का नहीं, ठीक ना। ग्राउंडनट, इट मे बी ड्यू टू, नेक्स्ट पॉइंट है, इट मे बी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ more than one egg cell in the embryo sac, और ठीक ना, in the embryo sac और more than one embryo sac
इन द ओयूल, इन द ओयूल, ठीक ना, इन द ओयूल। देखो बेटा, जैसे कह रहा है कि अगर एक से अधिक मतलब एक, सुनिएगा, एक ओयूल है, उस ओयूल के अंदर एक से अधिक एग सेल होंगे तो वहाँ पर भी पॉलीएम्ब्रॉयनी की कंडीशन आ जाएगी, ठीक ना। एम्ब्रॉय सैक में एक से अधिक एग सेल होंगे तो वहाँ भी पॉलीएम्ब्रॉयनी हो जाएगी, या तो एम्ब्रॉय सैक, ठीक ना, या तो एम्ब्रॉय सैक जो है, एम्ब्रॉय सैक की संख्या अधिक हो जाए ओयूल में, ओयूल के अंदर एम्ब्रॉय सैक एक से अधिक बन जाए, ओयूल के अंदर एम्ब्रॉय सैक एक से अधिक बन जाए तो वो भी जो है पॉलीएम्ब्रॉयनी हो जाएगी। क्लियर, ठीक ना, क्लियर। बस यही, इसी की वजह से ये पॉलीएम्ब्रॉयनी होता है बेटा, ठीक ना। अब अगला पॉइंट ले लेते हैं बेटा, रीजन्स ऑफ पॉलीएम्ब्रॉयनी, ठीक ना। पॉलीएम्ब्रॉयनी का कारण क्या है बेटा, ठीक ना। इट इज ड्यू टू द फर्टिलाइजेशन ऑफ मोर देन वन एग सेल, इट इज ड्यू टू द fertilization of more than one egg cell, of more than one egg cell in an ovule, मतलब कि एक ओयूल में अगर एक से अधिक एग सेल है उसको, वो सभी एग सेल फर्टिलाइज हो जाएंगे तो क्या होगा बेटा, एक से अधिक वहाँ पर एम्ब्रियो बन जाएंगे, ठीक ना। दिस कंडीशन डेवलप्ड व्हेन, चलो बेटा यहाँ पर लिखते हैं बेटा, रीजन्स ऑफ पॉलीएम्ब्रॉयनी का दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखते हैं। अब जो है लास्ट पॉइंट हो जाएगा, वीडियो यहाँ पर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक। चलो देखो बेटा, द कंडीशन डेवलप, नेक्स्ट पॉइंट है द कंडीशंस डेवलप। ये कब डेवलप होगा बेटा, द कंडीशन डेवलप व्हेन एन एम्ब्रॉय sac contains, when an embryo sac contains more than one egg cell, more than one egg cell or ovule contains more than one embryo sac, more than वही यार पुरानी वाली लाइन, more than one एम्ब्रॉय सैक, ठीक ना। कहने का मतलब यह है बेटा कि एक एम्ब्रॉय सैक में एक से अधिक एग हो जाए या एक ओयूल के अंदर एक से अधिक एम्ब्रॉय सैक हो जाए, समझ में आई बात। एक एम्ब्रॉय सैक में एक से अधिक एग होगा तो वो एक से अधिक एग फर्टिलाइज हो जाएंगे तो ढेर सारे वहाँ पर जो है एम्ब्रॉय बन जाएंगे, या तो एक से अधिक एम्ब्रॉय सैक बन जाएंगे एक ओयूल में एक से अधिक एम्ब्रॉय सैक बन जाएंगे तो वहाँ पर भी पॉलीएम्ब्रॉयनी देखने को मिल सकती है बेटा। याद रखिएगा, ऑरेंज, लेमन, ऑनियन, मैंगो और ग्राउंड नट बेटा, ठीक ना, ग्राउंड नट। अब यहाँ पर आपका वीडियो होता है समाप्त, ठीक ना, यहाँ पर आपका वीडियो होता है समाप्त। अब चैप्टर जब खत्म हो गया है तो अब टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा, नहीं तो फिर पिटने के लिए तैयार रहिएगा। अभी डंडा रखा हूँ मैं यहीं पर, अभी दिखाऊंगा नहीं, ठीक ना, उस डंडे से पिटाई लगेगी आपकी, उसके लिए तैयार रहिएगा, ठीक ना। चलो बेटा, यहाँ से चैप्टर 2 अब हमारा समाप्त होता है। आखिरी लेक्चर था, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे बेटा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में चलेंगे, एंटर करेंगे, वो वाले भी चैप्टर को ऐसे एंजॉय करेंगे यार, पढ़ेंगे फोड़ेंगे इसको भी, ठीक ना। चलिए बेटा, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।